नमस्कार। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम फीचर्स की बातें करते हैं तो सबसे पहले फीचर्स क्या है? फीचर्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप। और फीचर किस चीज का? फीचर्स है हमारे संविधान का, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच सिग्निफाइज द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द पीपल एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अर्थात संविधान जो है वह एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे नागरिक का अधिकार को, उसकी जिम्मेवारी को बताता है, और साथ ही साथ हमारा जो सरकार है, सरकार का पावर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उस चीज को दर्शाता है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, व्हेन वी कम टू डिस्कस salient feature of Indian Constitution, what are those? उसको हम सिलसिलेवार तरीके से पहला फीचर जब हम डिस्कस करेंगे वह है इट इज द वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह बातें हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि व्हेन वी कंपेयर विथ डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि इन अमेरिका इनिशियली इट इज हैविंग ओनली 7 आर्टिकल, वहीं ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग 128 आर्टिकल एंड कनाडा इज हैविंग 147 आर्टिकल। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन initially had 395 article divided into 22 parts and 8 schedule. Now it is having 448 article divided into 25 parts and 12 schedule. इससे हम पता लगता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में यह बातें भली भांति थी कि हम भारत को यह विश्व का सबसे अच्छा संविधान दे। वो उन्होंने अच्छी तरीके से आकलन किया दूसरे देश के संविधान से। हम सब जानते हैं that our constitution is borrowed from different country, and while preparing our constitution, while making our constitution, our founding father of constitution had well remembered that what loophole, what difficulty different countries are facing, that must not be faced by our constitution, our India. उन्होंने हर चीजों का, हमारे समाज का, हमारे भारत का स्वरूप का अच्छी तरीके से आकलन करके हम सभी को यह संविधान सौंपा। जब हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं तो दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलो fundamentally that it is a parliamentary form of government. Parliamentary form of government से हम यह समझते हैं कि हमारे देश में 2 हाउस होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस। हमारे देश में भी हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। एंड नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर इलेक्टेड फॉर 5 years in normal circumstances. The real constitutional head is the president, and the real head is the cabinet ministry whose head is the prime minister. हमारे भारत के प्रधानमंत्री रियल हेड हैं। The process is same in the state also. In state also the executive head is the governor, and the real power vests into the cabinet whose head is chief minister of that particular state. The third point is unique blend of rigidity and flexibility.
रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कहा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल हैं जो कि इजीली अमेंडेड हो सकते हैं और कुछ को अमेंड करने के लिए स्पेशल अमेंडमेंट पावर की जरूरत पड़ती है। यह सेटअप इसलिए है ताकि हमारा संविधान रिजिड भी रहे और समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, सोसाइटी के अनुसार अगर जरूरत पड़े तो वह उसमें परिवर्तन किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी का भी होना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है और हमको भली भांति पता है कि समाज निरंतर चेंज होते रहती है और जहां चेंज होना है जरूरी है वहां अमेंडमेंट भी जरूरी है, वहां संशोधन भी जरूरी है। तो कुछ पार्ट हैं जिनको संशोधन इजीली आप सिंपल अमेंडमेंट प्रोसेस से कर पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ कुछ ऐसे आर्टिकल है जो महत्वपूर्ण हैं, उसको अगर आपको अमेंड करना है तो उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट पावर की जरूरत पड़ेगी। द फोर्थ पॉइंट इज द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट is given in part 3 of our Indian Constitution. It is the one of the main feature of our Indian Constitution. फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मूलभूत अधिकार, और यह मूलभूत अधिकार संविधान ने हमारे सिटीजन को दिया है। संविधान ने हमारे सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिया है और यह रोकता है सरकार को ऐसा कोई भी कानून बनाने से जो कि हमारा फंडामेंटल राइट को छीनता हो। It is a kind of warning to the government that you do whatever you want, but you cannot snatch away the fundamental right of the citizen, क्योंकि यह हमारा नेचुरल राइट है। और अगर ऐसा परिस्थिति होता है तो सिटीजन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय मीन्स ऑफ रीट्स उन्हें न्याय देने का कार्य करती है। मे बी हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, क्वा वारंटो एंड एक्सेट्रा। इसमें यह बातें साफ तौर पे कही गई हैं कि जो भी सरकार होगा उसको हमारे सिटीजन का मूलभूत अधिकार को सुरक्षित रखने का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी रहेगा। जब हम 5वीं पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिया गया है जो कि वो स्टेट को फॉलो करना है। तो यहां फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट का अगर आपका क्षति होता है तो आप कोर्ट पे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट को निगेटिव राइट भी कहा गया है। निगेटिव इसीलिए क्योंकि यहां रोकता है, नो यू मस्ट नॉट डू। यहां में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह सरकार को बोलता है कि आपको नहीं करना है, आपको फंडामेंटल राइट में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोलता है कि आपको करना है। तो जहां फंडामेंटल राइट निगेटिव राइट हो जाता है, वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वह पॉजिटिव राइट हो जाता है। वहां बोलता है आपको करना है।
यह सारी चीजें करनी है आपको देखना है कि जुडिशरी जो है वो सेपरेटेड रहे एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेटिव से। आपको देखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ हम जाएं। आपको देखना है कि हमारा भारत का जो सिटीजन है वो अच्छा फैसिलिटी से रहे, एक अच्छा हेल्थ रहे, उनको एक न्यूट्रिशियस फूड रहे, एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहे। यहां वो करने के लिए कहता है और वहां वह मना करता है। इसीलिए यहां पे एक जो महत्वपूर्ण अंतर हम समझ सकते हैं वह निगेटिव राइट है, वहां मना कर रहा है, नो माने निगेटिव, और यहां पे पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहां पे करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वह चीजें उनको लागू करनी है अपने स्टेट में। जो 6th पॉइंट है वह है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। जो हमारे भारत का संविधान है, आमतौर पे फेडरेशन क्या है? फेडरेशन का मतलब होता है कि देयर आर टू गवर्नमेंट, वन एट द सेंट्रल लेवल, वन एट द स्टेट लेवल, एंड बोथ द गवर्नमेंट enjoy their power, execute their power, do their work in their specific area। वहीं भारत के परिवेक्ष में जब हम देखते हैं तो भारत में एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द पावर कम्स टू द हैंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास जो है भारत में पावर आ जाती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी के समय में। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ओवर द मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट। यह फीचर जो है इसको बाकी देशों से अलग करती है, इसलिए हम कभी कभी इसे क्वासी फेडरेशन भी कहते हैं। यह पूरा प्योर फॉर्म ऑफ फेडरेशन नहीं है, यह एक झलक है फेडरेशन का, जिसमें एक सेंट्रल को ज्यादा पावर दिया गया है। यह इसका जरूरत था। हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे उनको यह भली भांति पता था कि भारत में प्योर फेडरेशन को चलाना मुश्किल होगा, इसीलिए सेंटर को उन्होंने अधिक पावर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर जब हम बढ़ते हैं, 7वें पॉइंट, वो है एडल्ट सफरेज। हमारे भारत में यूनिक फॉर्म ऑफ एडल्ट सफरेज होता है। यहां व्हेन द पर्सन अटेन, मे बी ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, अटेन 18 years, they have all right to represent their representative, to elect their representative। जब हम नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, जो 8वां पॉइंट है वह है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। यह एक महत्वपूर्ण फीचर है। जो हमारे न्यायपालिका है उसका इंडिपेंडेंट रहना, उसका स्वतंत्र रहना एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फीचर है जो कि हमारे भारत के संविधान में है। क्योंकि अगर न्यायपालिका इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, अगर न्यायपालिका लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के अधीन रहेगी, तो वह कभी भी निष्पक्ष रूप से फैसला नहीं दे पाएगी। तो निष्पक्ष फैसला के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब जानते हैं, कभी भी हम आमतौर पे छोटी हो बड़ी हो कोई भी बात हो, हम जो है कोर्ट की तरफ मूव करते हैं। और किस लिए मूव करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा न्यायपालिका जो है वह किसी के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है, और एक स्वतंत्र व्यक्ति ही निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाने का अधिकारी होता है। वह निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाएगा, फैसला दे सकेगा, और हमारे जो नागरिक हैं उनको
न्याय मिलेगा, दे विल गेट दी जस्टिस। जो नेक्स्ट पॉइंट है 9वां नंबर, वह है सेकुलर स्टेट। हमारे भारत का संविधान में एक महत्वपूर्ण फीचर है, वह है सेकुलर। सेकुलरिज्म का मतलब होता है दैट द स्टेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इट्स ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। हमारा भारत का देश जो है वह भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। वह इट ट्रीट मैन्स टू मैन रिलेशन, इट डज नॉट ट्रीट मैन टू गॉड रिलेशन। हमारे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से समुदाय से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, वह सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। एंड दैट इज ऑल्सो गिवन इन आवर प्रीएम्बल। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज गिवन इन आवर प्रीएम्बल एंड वी हैव अ राइट to worship, follow, believe and faith what we like, what we want, whom we want to follow. We have right to follow that particular religion. नेक्स्ट पॉइंट की ओर जब हम बढ़ते हैं वो है सिंगल सिटीजनशिप। आमतौर पे जहां फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां 2 सिटीजनशिप मिलता है, 2 सिटीजनशिप कार्ड मिलता है। बट भारत में जहां डुअल गवर्नमेंट है वहीं सिंगल सिटीजन मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप मिलता है। पूरे भारत के लिए आप एक हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आप एक अखंड भारत के एक नागरिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर जब हम बढ़ते हैं वह है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। हमने जब फंडामेंटल राइट की बात की, अधिकार की बात की, हमने कहा कि भारत में जो सरकार होगी, सरकार का पास कोई भी यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह भारत के नागरिक से उनका मौलिक अधिकार छीन पाए। वहीं अधिकार के साथ साथ हमारी जिम्मेवारी भी है और वह जिम्मेवारी हम सभी को भली भांति फॉलो करना चाहिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अधिकार की बातें हम करते हैं बट जिम्मेवारी भूल जाते हैं, हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। कर्तव्य का भी पालन करना बहुत जरूरी है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में दिया है अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है इट इज अ पावर ऑफ द कोर्ट to check the constitutionality of the act made by legislature or executive। अगर कोई भी कार्य, कोई भी कानून अगर लेजिस्लेचर बनाता है, वह कानून जो है संवैधानिक है या असंवैधानिक है, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कोर्ट के पास यह पावर है, वह उस कानून को रद्द कर सकते हैं, उस कानून को बरकरार रख सकते हैं। अगर उस कानून में कुछ पार्ट में गड़बड़ी है तो उस पार्ट को भी हटा सकते हैं। जैसे कि यह एक छननी का काम करेगी जिसमें अच्छी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है वो उसमें रह जाएंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के विपरीत है, वह उसमें से हट जाएगा। यह पावर जो है
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो मारवुरी वर्सेस मेडिसन केस से आया था, जिसमें फर्स्ट टाइम जो वहां की कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण फीचर है हमारे भारत का संविधान का। आशा करता हूं कि आप सभी लॉ एस्पिरेंट को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।